हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम लोग पोएम करने वाले हैं वो है सिल्विया प्लाथ की पोएम डैडी। इट वाज अ वेरी फेमस पोएम और ये एक कन्फेशनल पोएम है जो कि 80 लाइन्स में लिखी हुई है। 16 स्टांजा है इसके अंदर और जिसमें कि क्विंटिन यूज़ किया गया है। ये एक 5 लाइनों की एक स्टांजा होती है, क्विंटिन ये यूज़ है। राइमिंग पैटर्न कोई इसमें फॉलो नहीं किया गया है। एंड राइमिंग पैटर्न कहीं कहीं पे फॉलो किया गया है जो कि है साउंड आता है डबल ओ की। अगर इनकी पोएम के बारे में बात करें तो सिल्विया प्लाथ की पोएम है डैडी, जो कि इन्होंने एक डॉटर के पर्सपेक्टिव से अपने फादर के लॉस्ट होने पे, मतलब उनके गुज़र जाने पे लिखी हुई है। और सिल्विया प्लाथ की बैकग्राउंड को किसी और दिन हम करेंगे उनकी बायोग्राफी, लेकिन इतनी जानकारी इनके बारे में बता दूं कि ये एक पुलित्ज़र प्राइज़ भी जीत चुकी थी। तो बात करें डैडी की, इन्होंने इसे लिखा तो था 1962 में, मगर ये पब्लिश हुआ था इनके मर जाने के बाद 1965 में। और ये पूरी की पूरी पोएम डिनोट है इनकी फादर को, जो कि कन्फेशनल है, जिसमें इन्होंने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया है जो ये सोचा करती थी। ये थोड़ी सी साइकोलॉजिकली जूझ रही थी, तो इस वजह से इनकी पोएम में आपको कहीं कहीं पे ऐसी झलक दिखाई देगी। और शिफ्टिंग बहुत है इस पोएम में। इस पोएम की थीम की बात करें तो ये जो पोएम है इसमें लव, हेट्रेड यानी कि घृणा, लॉस ऑफ फादर, जनरेशन गैप, मिजरी, पेन, ये एज अ थीम यूज़ किया गया है। और ये जो पोएम है इसमें इन्होंने रिग्रेट किया है और अपने फादर को बताया है कि किस तरीके से वो बिल्कुल भी इन्हें सपोर्ट नहीं करते थे, प्यार नहीं करते थे, और उन्होंने इनको फोर्स किया, इनको छोड़ दिया अपनी लाइफ में सफ़रिंग करने के लिए। पोएम में मेटाफर बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, जहाँ पे इन्होंने पहला ही मेटाफर यूज़ किया है ब्लैक शू का, जो कि मेंस वर्ल्ड को डिनोट किया गया है। मेंस वर्ल्ड मीन्स हर वो औरत जो मेंस यानी कि पुरुष के अंडर में रहती है और वो ऑप्रेस्ड फील करती है, तो ये इनका कहना है। और इन्होंने घास्टली स्टैचू शब्द का यूज़ किया है, जो कि डिनोट किया है अपने फादर की बॉडी को। और पेंजर मैन एक ड्राइवर होता है, वो उन्होंने उसको डिनोट किया अपने फादर को। उसके बाद इन्होंने वैम्पायर भी बोला है। तो ये सारे शब्द जो घास्टली स्टैचू, पेंजर मैन, वैम्पायर, ब्लैक शू, ये सब मेटाफर के रूप में इन्होंने यूज़ किया हुआ है डैडी में। पर्सोनिफिकेशन की बात करें तो एन इंजन, जो कि एन इंजन एक लाइन आती है जिसमें इन्होंने अपने फादर को एक इंजन के रूप में, एक ट्रेन के इंजन के रूप में दिखाया है और कहा है कि कैसे उनके फादर उनको कंसंट्रेशन कैंप तक पहुंचा चुके हैं, मतलब एज अ ज्यू ये जी रही हैं। उसके बाद इस पोएम में ओनोमोटोपोइया का बहुत अच्छा यूज़ है। ये एक ओनोमोटोपोइया क्या होता है, तो ये एक साउंड होता है, किसी भी चीज़ का साउंड, जैसे वाटर का है तो कलकल है। यहाँ पे इन्होंने छींक की साउंड यूज़ की है, आछू। आछू एक साउंड होती है जब कोई व्यक्ति छींकता है, तो ये ओनोमोटोपोइया है। और एक जो वर्ड भी इन्होंने यूज़ किया है वो भी यहाँ पे वही है। एंजाम्बमेंट है पोएम में। एंजाम्बमेंट मतलब एक लाइन ख़त्म नहीं हुई और दूसरी लाइन में पहुँच गई, वहाँ पे यूज़ हुआ है। जब पोएम हम लोग डिस्कस करेंगे तो ये चीज़ें देख लेंगे। इमेजरी यूज़ है, जैसा कि इन्होंने अपने पोएम में ब्लैक शू को भी दिखाया है मेंस वर्ल्ड के रूप में। तो किस तरीके से इमेज किया है कि ब्लैक शू यानी कि एकदम ऐसा काला घेरा, जहाँ पे महिलाओं को ऑपरेशन में रहना पड़ता है पुरुषों के। उसके बाद आयरन आइज़ बोला है इन्होंने, ब्राइट ब्लू, आउट ऑफ अ सैक, ये सारे इमेजरी यूज़ किए हैं। आउट ऑफ अ सैक मीन्स बोरे से किसको निकाला जाता है।
तो इन्होंने ऐसे इमेजरी यूज़ किया है। आर्यन आइज़ का मतलब है हिटलर, यहाँ पे भी उन्होंने यूज़ किया है। कॉन्सोनेंस का बहुत अच्छा यूज़ है पूरे पोयम में, सिमिली है, और इस तरीके से पोयम पूरी एजोनेंस, कॉन्सोनेंस, इलिट्रेशन से भरी हुई है। तो ये सारी चीज़ें हम अपने एग्ज़ाम टाइम पे अगर याद रखेंगे तो उसे बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर पाएंगे। बात करते हैं पोयम की, तो चलते हैं गाइस अपने पोयम की तरफ और उसको डिस्कस करते हैं। Do not do any more black shoe, in which I have lived like a fool for 30 years, poor and white, barely daring to breath or achoo। तो यहाँ पे achoo onomatopoeia है, और यहाँ पे in which I have lived like the fool for 30 years, ये देखिए ये पूरी लाइन ख़त्म नहीं हुई है और हाफ दूसरी लाइन में पहुँच गई है, तो ये आपका एन्जाम्पमेंट है। अब बात करें पोयम की, तो यहाँ पे पोइट जो हैं वो ये कह रही हैं, जो स्पीकर हैं सिल्विया प्लाथ, वो ये कह रही हैं कि तुम्हें और नहीं रखना होगा मुझे तुम्हारे अंडर में, यानी कि ब्लैक शू को वो कह रही हैं, अपने फादर को डिनोट कर रही हैं, जहाँ पर मैं असहाय डरी सी रहती आई हूँ फॉर 30 ईयर्स, 30 सालों तक, और इतना डरती थी कि मैं सांस लेना तो दूर, छींकने से भी डरती थी, सांस लेने से भी डरती थी और छींकने से भी डरती थी। डैडी आई हैव had to kill you, you died before I had time, marble heavy, a bag full of God, ghastly statue with one grey toy, big as a Frisco seal। उसके बाद नेक्स्ट आंसर जो ये है, इसमें ये कह रही है कि डैडी मैंने ही तुम्हें मार दिया होता, लेकिन इतना समय नहीं था, मतलब मेरे पास इतना समय होता उसके पहले ही तुम मर गए। मार्बल हैवी अ बैग फुल ऑफ गॉड का मतलब है कि उन्होंने अपने फादर को एज अ गॉड डिनोट किया, क्योंकि वो कहीं पे भी जाती नहीं थी, तो उनका जो पूरा वर्ल्ड था, उनका जो पूरा उसका जो गॉड थे, सब कुछ उनके फादर ही थे। तो उन्होंने कहा है कि तुम मेरे लिए फादर नहीं गॉड थे, और ऐसे तुम्हारी बॉडी ऐसी थी कि जो फुल ऑफ मार्बल हैवी, लाइक फुल ऑफ मार्बल, जैसे कि कोई बैग हो फुल ऑफ मार्बल, इतनी हैवी थी तुम्हारी बॉडी, और तुम्हारी बॉडी जो है इस एक घासली स्टैचू की तरह है, जिसकी एक टोय तो सैन फ्रांसिस्को में है, और यहाँ पे कह रही हैं and a head in the fractious Atlantic where it pours bean green over blue in the water of beautiful Nauset I used to pray to recover you act 2। अब यहाँ पे कह रही हैं कि तुम्हारी जो टोय है वो सैन फ्रांसिस्को तक है, और तुम्हारा जो हेड है वो फ्रैंकिश अटलांटिक तक है, यानी कि टोटल मिलाकर तुम्हारी बॉडी ने पूरी अमेरिका को घेर रखा है, उसके ऊपर स्प्रेड है, और तुम्हारी जो छांव है, तुम्हारा जो शैडो है वो पूरे अमेरिका को कवर कर रहा है, जिसमें कि मैं भी रहती हूँ। तो यहाँ पे ये लिखा नहीं है कि रहती हूँ, लेकिन वो कह रही हैं कि वो उसकी छांव में रह रही हैं, और कह रही हैं कि उस बीच में एक जगह आता है नॉसेट, जो कि इतना ब्यूटीफुल है, जहाँ में ऐसा पानी है वहाँ पे नॉसेट में, कि वहाँ पे जो बीन्स हैं वो ब्लू वाटर में बीन्स ग्रीन बड़ी खूबसूरत लग रहे हैं। तो कह रही हैं कि मैं तुम्हें रिकवर करने के लिए प्रे किया करती थी कि तुम ठीक हो जाओ। एक्ट डू एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है ओ यू। In the German tongue, in the Polish town, scraped flat by the roller of wars, but the name of the town is common by my Pollock friend। अब यहाँ पे कह रही हैं कि जर्मन भाषा में, पॉलिश टाउन में क्या हुआ था, वार्स हुआ था, और इस तरीके से हुआ था कि ये जो वार था ये बुलडोजर की तरह या रोलर की तरह इसने पूरा स्क्रैप्ड कर दिया था पूरी धरती को, वहाँ की ज़मीन को और वहाँ की चीज़ों को, सब कुछ एकदम बर्बाद कर दिया। बट द नेम ऑफ द टाउन इज़ कॉमन, और जो कि कॉमन बात थी वहाँ पे, और वहाँ के टाउन का जो नाम था वो भी बहुत कॉमन था। मेरे पॉलिक फ्रेंड ने मुझे ऐसा बताया। Says there are a dozen or two, so I never could tell where you put your foot, your root. I never
could talk to you, the tongue stuck in my jaw. कह रही हैं कि जो मेरे पॉलिक फ्रेंड ने मुझे बताया कि वहाँ पे दर्जनों ऐसी जगहें हैं, सो ये बात कॉमन है। तो मैं ये नहीं बता सकती कि आप कहाँ से बिलोंग करते थे या आपका जो जड़ें थी यानी आपका ख़ानदान कहाँ से था, और मैंने कभी आपसे बात नहीं किया, इसलिए मेरी जो टंग है वो मेरे जॉ में स्टक हो जाती थी, फंस जाती थी, अटक जाती थी। इट स्टक इन अ बार्ब वायर स्नेयर, इक आई कुड हार्डली स्पीक, आई थॉट एवरी जर्मन वॉज यू एंड द लैंग्वेज ऑब्सीन। यहाँ पे कह रही हैं कि जो मेरी जो टंग है ऐसे स्टक हो जाती थी जैसे मेरे जबड़े में वायर लगा हो, और वो वायर कैसा, कांटों वाला वायर। इस तरीके से मेरे जबड़े में मेरी टंग फंसती थी और मेरे मुंह से सिर्फ इक की आवाज़ निकलती थी। ये इक वर्ड भी जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है मैं, और ये एक ओनोमोटोपोइया है। आई कुड हार्डली स्पीक, कि मैं बहुत ही मुश्किल से बोल पाती थी, रेयरली बोल पाती थी, और मुझे लगता है कि सारे जर्मन जो हैं, जितने भी जर्मन लोग हैं, उनमें तुम्हारी छवि दिखती है, तुम ही लगते हो, कि लगता है तुम ही हो। एंड ये जर्मन जो लैंग्वेज है वो भी मुझे बड़ा ऑब्सीन और बड़ी डर्टी सी लगती है। एन engine chuffing me off like a Jew to Dachau, Auschwitz, Belsen. I began to talk like a Jew. I think I may well be a Jew. और कह रही हैं कि जो इंजन है, इंजन क्या है, ये इन अपने फादर को एन इंजन के रूप में डिनोट कर रही हैं और कह रही हैं कि तुम तो उसी इंजन के जैसे हो जैसे डकाऊ, ऑस्ट्रिच और बेल्सन को जो इंजन लेके जाता था, जो ट्रेन या जो गाड़ी लेके जाती थी कंसंट्रेशन कैंप के पास या वहाँ, तो वैसे ही तुमने भी मुझे ऐसे ही जगह पर पहुँचा दिया है। मैं आज वैसी ही जगह पे हूँ, वैसे ही ऑपरेशन में जी रही हूँ जैसे ज्यूज लोग कंसंट्रेशन कैंप में जी रहे थे। और आई बिगिन टू टॉक लाइक अ ज्यू, और मैं तो टॉक भी करने लगी हूँ, मैं तो बात भी ज्यूज जैसे ही करने लगी हूँ। आई थिंक आई मे वेल बी अ ज्यू, और शायद अच्छा ही होता कि मैं सोचती हूँ कि मैं ज्यू होती। The snows of the Tyrol, the clear beer of Vienna are not very pure or true. With my gypsy entrances and my weird luck and my tarot pack, I may be a bit of a Jew. यहाँ पे कह रही हैं कि मेरा जो टैरोल की स्नो है जो कि जर्मनी के बॉर्डर पे है, या जो वियना के बियर है, वो भी इतनी प्योर और ट्रू नहीं रही अब, जैसे मेरी जिप्सी एंट्रेसेंस का मतलब है यहाँ पे कि मेरे ख़ानदान के कुछ लोग जैसे मेरे दादी या मेरी नानी शायद जिप्सी रही होंगी। जिप्सी वो लोग थे जैसे ज्यूज़ को जर्मन लोग मार दिया करते थे, वैसे ही जिप्सीज़ को भी वहाँ पे वो लोग शुद्ध नहीं मानते थे और उनको मारते थे। तो कह रही हैं कि शायद मेरे ख़ानदान से कोई जिप्सी रहा होगा और मेरा इतना वियर्ड लक है कि टैरोक पैक मतलब जैसे जो जिप्सी लोग टैरोक पैक अपने पास रखते थे, वैसे ही मैं भी उनके ख़ानदान से एक टैरोक पैक जैसे बिलोंग करती हूँ। और आई मे बी अ बिट ऑफ ए ज्यू, और शायद मेरे भी अंदर ज्यूस से की थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, तभी मैं भी ऑपरेशन में रह रही हूँ। तुम जो हो, मतलब स्पीकर के जो फादर हैं वो उनको ऑप्रेस कर रहे हैं, उनको इस तरीके से रख रहे हैं अपने अंदर कि वो इतनी डरी सी सहमी सी रह रही हैं। तो ये हाफ पार्ट था इस पोएम का। हाफ पार्ट हम अगले पार्ट में करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और कोई भी वीडियो में आपको कुछ ऐड करना हो, कोई कमेंट के माध्यम से कुछ पूछना हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछें आप, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट करेंगे। थैंक यू गाइस।